बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कौनसावासी। आज हमारे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसन कंसल्टेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। डॉक्टर साहब से आज हमारा वक्त लेने का जो मकसद है वो जो हमें अमराज दरपेश होते हैं आम ज़िंदगी में, जिस अमराज का हम शिकार होते हैं उस हवाले से आगाही देना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मर्ज आज हम डिस्कस करेंगे वो है दमा, जिसे इंग्लिश में अस्थमा भी कहा जाता है और उर्दू जबान में इसे जो है दमा कहा जाता है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से मालूमात लेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, दमा दरअसल है क्या? दमा आमतौर पर जो है वो सांस की बीमारी को कहा जाता है दमा, जिसमें ये है कि जो सांस की है तंगी हो जाती है, नाली जो है सांस की, ट्रेकिया जिसे कहते हैं, उसकी तंगी की वजह से ये बीमारी होती है। आमतौर पर जो मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करता है वो यही करता है, डॉक्टर साहब मेरे सांस में तंगी महसूस हो रही है, सांस लेते हुए मुझे सीटी बजती है, और बाज़ का वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुश्क खांसी है, खुश्क खांसी मेरे काफ़ी अरसे से ठीक नहीं हो रही। तो सबसे पहले एक ऐसा आदमी जिसमें कोई शुगर या ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोई और भी किसी तरह कोई मसला मसाइल नहीं है, तो हम ज़रूर दमे के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई आपको कोई एलर्जी का मसला तो नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट इसके वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर यह दमा हो जाता है आमतौर पर। एक तो इसमें यह है कि मोस्ट कॉमन जो है वो लोगों को कंप्लेंट करते हैं जी हमें एलर्जी है। एलर्जी की वजह से एलर्जिक अस्थमा जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, एलर्जी किस चीज़ की वजह से हो सकती है? एलर्जी बाज़ डस्ट की वजह से होती है, धूल मिट्टी की वजह से होती है, धुआं की वजह से होती है। अच्छा, किसी को पोलन एलर्जी होती है, बाज़ का जो कारपेट की इंडस्ट्री में काम करते हैं या केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से उनको एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर परफ्यूम वगैरह के साथ अगर कोई बंदा ज़्यादा किसी ने तेज़ लगाया हुआ है, अगर वो बंदा साथ बैठ जाए तो उसकी भी सांस की नाली में तंगी शुरू हो जाती है, और उसके साथ भी फिर ये जो पहले वाली अलामात मैंने आपको बताई हैं कि सांस का होना और बाकी खांसी का आना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। इसकी वजूहात क्या है? वजूहात जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि सबसे पहले तो एलर्जी है, ठीक है ना। एलर्जी के साथ जो है वो स्मोकिंग है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, ज्यादा जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके साथ भी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको तेजाबियत की वजह से भी ये मसले मसाइल रह सकते हैं, मैदे की तेजाबियत की वजह से। और इसके अलावा कुछ और वजूहात हैं। मसलन एक बंदा है बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है, एक मेडिसन है बीटा ब्लॉकर की, जिस तरह इंड्राल है या बाकी कोई इस तरह की बीटा ब्लॉकर्स हैं, तो उसके साथ भी हो जाती है। कुछ ड्रग्स हैं जिसके साथ ये एलर्जी हो सकती है। वही जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर के साथ भी हो सकती है। एक ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, एस इनहिबिटर जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी बाज़ का एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा रिलीज होता है, उसकी वजह से भी जो है वो दमे की शिकायत हो सकती हैं आमतौर के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये खानदानी तौर पे जो है ये होती है, जैसे जेनेटिक मसला होता है, कुछ बीमारियां चलती हैं जैसे उसमें जेनेटिक का भी रोल है। अगर किसी को खानदानी तौर पर ये चल रहा है तो उसके खानदान में भी ये चलती रहती है बीमारी। तो खानदानी के बारे में तो इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि खानदानी चल रही होती हैं, और दमा भी उनमें से एक बीमारी है जो खानदानी तौर पर भी चलती है। अच्छा, नमूनिया और दमा, इसमें क्या फ़र्क है? नमूनिया देखें, जो फेफड़े हैं या फेफड़ों के साथ एल्वेओलाई हैं, उनका जब इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन की वजह से कुछ जख्म अंदर बन जाए या कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो बन जाए, तो उसको हम नमूनिया कहते हैं। ठीक है जी। और जो दमा है, बेसिकली दमे में यही होता है कि जो सांस की नाली है तो उसकी जो तंगी है उसकी वजह से ये दमा होता है मोस्टली। और दमा में जो है ना जी, एक दो चीज़ें हैं। फ्लो मीटर हम देखते हैं, चेक करते हैं पेशेंट का, जब सांस लेता है तो सांस लेने में उसको रुकावट आएगी, ठीक है ना जी। और जो नमूनिया है, नमूनिया में एक तो पेशेंट को बुखार होगा, बुखार के साथ सांस की तकलीफ भी हो सकती है, और सांस की तकलीफ में उसको ये नहीं होगा, क्योंकि दमा के अंदर जो है मौसम का बड़ा फर्क है इसमें ना, बड़ा रोल है इसमें।
मौसम अगर जो ही ठंडा होता है, ठंडी हवा लगती है मरीज को, उस ठंडी हवा की वजह से दमा तेज हो जाएगा। लेकिन अगर निमोनिया होगा, निमोनिया की कोई ना कोई वजह होगी, उसको कोई जरासीम जाएगा अंदर, उसके साथ होगा, कोई ओल्ड एज है, अगर उसने उसका पानी उसके अंदर सांस की नाली के अंदर चला गया, उसके साथ होगा। तो दमा इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। लेकिन ये जाहिर सी बात है, आगे हम इसका जो प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन है वो हम एक्सरे चेस्ट की बेस पे करते हैं। एक्सरे चेस्ट आमतौर पर दमा के मरीज में ठीक होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। उसमें मसला आएगा सिर्फ फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो मीटर का। फ्लो मीटर में वो है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा, या स्पायरोमेट्री में जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा। उसके साथ ये होगा कि उसकी तंगी होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में तंगी होगी। लेकिन निमोनिया के अंदर कोई जख्म मिलेगा या पैच मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं, दमा जो है इससे महफूज रहने कैसे रहा जा सकता है? दमे से महफूज रहने के लिए देखिए ना, सबसे पहले तो इसकी जो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है, एलर्जन जितने भी हैं वो आपने उनसे अवॉइड करना है। परफ्यूम से अवॉइड करना है, डस्ट से अवॉइड करना है। अच्छा, जो फाइबर है, कॉटन है, या कपड़े का जो काम है जिसमें वो मट्टी वगैरह उगती रहती है, जब गंदम का मौसम आता है, कटाई का मौसम आता है, थ्रेशर का मौसम आता है, उस वक्त जो है वो पेशेंट को कहना है कि इन चीज़ों के बारे में एहतियात करे, मास्क पहन कर रखे, मुंह के ऊपर कपड़ा रखे। अच्छा, इसी तरह जिस तरह वो स्मोकिंग अगर कर रहा है तो स्मोकिंग कम करे। अगर वो ओवरवेट है, पेशेंट का वजन ज्यादा है, वजन का भी रोल वजन का भी इसमें रोल है। वजन अगर किसका ज्यादा है तो उसके साथ भी ये चीज हो सकती है, वजन अपना कम करे। अच्छा, बाकी जो परफ्यूम्स वगैरह हैं, इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना करे। अगर उसका ऑक्यूपेशन जो है वो ना उसका काम इस नौयत का है जिसमें उसको बार बार ये तकलीफ होती है, तो चाहिए उसको ये कि अपने काम के बारे में कोई मुतबादिल जो है वो इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने देखे, उस काम को अवॉइड करें, ताकि ये है कि जो उसकी बीमारी है वो उसके बारे में वो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में खुराक कैसी है जिससे ये इस मर्ज में या ये ज्यादा होता है, और वो और कौन सी खुराक है जिससे ये कंट्रोल होता है? खुराक देखें, आमतौर पर खुराक का तो इसके बारे में कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि खुराक के बारे में किसी चीज़ का रोल। हाँ, एक चीज़ है, ठंडी है, खट्टी है, जिसके साथ गला खराब होने का चांस है। अच्छा, उसमें खुराक में कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं या ऐसी कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं जिसके साथ दमा को ट्रिगर मिल सकता है, तो उस तरह की खुराक तो परहेज करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। लेकिन ये है कि आम रूटीन में अगर वो खाना पीना है, उसका रूटीन के मुताबिक वो खा पी सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, खाने पीने के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो है इसमें कोई ऐसी चीज जिसपे आप कह दें कि ये बेहतर हो जाए, चाय का इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि चाय के अंदर आमतौर पर थियोफाइलिन है, थियोफाइलिन नालियों को खोलती है, तो उसमें हम कहते हैं कि चलो चाय के लिए आप ठीक है, चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय इनके लिए ठीक भी होती है, एक हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन आप कहें कि वही ट्रीटमेंट का हिस्सा है, वही ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, चाय मतलब कि जो हम चाय दूध वाली जो चाय पीते हैं या सब्ज चाय पत्ती के अंदर होती है, पत्ती के साथ ये मसला। अच्छा, इसके कंट्रोल के लिए आप कौन सी मेडिसिन इसका कंट्रोल में इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जिस तरह हैविंग सेड दैट के एक तो ये है कि अवॉइडेंस ऑफ एलर्जी है, एलर्जी से आपने परहेज करना है। जिस जिस चीज से आपको एलर्जी होती है उससे आपने परहेज करना है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो है ना जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है इसके बारे में, एक तो हम उसको मरीज को कहते हैं कि जी फ्लो मीटर इस्तेमाल करें। फ्लो मीटर एक मीटर होता है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, कैलिब्रेशन होती हैं। एक हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि फ्लो मीटर आपने यूज करना है, उसमें देखना है कि इसकी सांस लेने की जो सलाहियत है पेशेंट की कितनी है, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि आफ्टर एक्सरसाइज कितनी है, वर्जिश करने के बाद कितनी है, अगर सोते वक्त कितनी है, सुबह के वक्त कितनी है। उससे हमें ये फ्लो मीटर से आइडिया मिल जाता है कि मरीज की जो मर्ज की नौयत है वो किस किस्म की है, हल्की नौयत की बीमारी है या ज्यादा नौयत की है। तो हम आजकल जो जीना गाइडलाइंस है इसके हवाले से, उनमें बिल्कुल इसमें कंसेंसस है, मुकम्मल इत्तेफाक की राय है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो आप जो है वो पेशेंट्स को, मरीजों को जो इनहेलर्स आते हैं कॉर्टिकॉइड्स जो के कॉम्बिनेशन में, और साथ में बीटा 2 एगोनिस्ट एक मेडिसिन है उसके कॉम्बिनेशन में जो आते हैं, वो आप यूज करवाएं। पहले हम कोशिश यही करते हैं, नौयत के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। अगर हल्की बीमारी है, हल्की नौयत की बीमारी है, तो उसमें आप हल्का कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, और इसके अलावा जो है उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग यूज कर लेते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ आप बढ़ाते जाते हैं, रेजीम को चेंज करते जाते हैं। फिर हम एक टैबलेट आती है मोन्टिलो सोडियम की, वो हम ऐड कर देते हैं अगर एक सीरियस नौयत की हो। अगर इवन दैन इससे भी ठीक ना हो रहा हो कोई मरीज, तो उसमें आप जो है वो फिर सिस्टेमिक स्टीरॉयड होते हैं, जो स्टीरॉयड की गोलियां होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनहेलर के हवाले से काफ़ी बातें होती हैं कि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो आप फिर आपको आदत पड़ जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो आपको सांस लेने में तंगी होगी। इसका क्या? बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे इलाके के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने इनहेलर यूज़ नहीं करना, आपने जो मेडिसिन बतानी है इसके अलावा आप हमें बताएं। हालांकि समझाने की बात यह है कि आजकल पूरी दुनिया का इसके ऊपर मुकम्मल इतफाक़ रहा है कि आप इनहेलर यूज़ करें। इनहेलर के साथ क्या होगा? इनहेलर के साथ आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बेहतर होगी, लंग्स आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी उसके साथ अगर आप इनहेलर यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप गुजार सकते हैं, उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, खाने पीने में आपको बेहतर महसूस होगा, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर महसूस होगा। इनहेलर का जहां तक आपने का आदत पड़ने का सवाल है, आदत पड़ने की बात ही नहीं है। देखें आप एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो सारी जिंदगी मेडिसिन अपनी खाता है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला मसाइल नहीं होता। शुगर का मरीज है, वो अपनी शुगर की दवाई खाता रहता है, शुगर की दवाई उसको खानी पड़ेगी, उसके अलावा उसके पास चारा ही क्या है? या तो उसने इंसुलिन लगवानी है या उसने गोली खानी है, उसका चारा नहीं। इसी तरह ये दमे का है। दमे के लिए अगर आप जब तक इनहेलर यूज नहीं करेंगे तब तक मर्ज ठीक नहीं होगा। वक्ती तौर पर तो वो मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएगा, 1 महीना गुजरेगा, 15 दिन गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि आप इनहेलर भी यूज ना करें, कुछ भी यूज ना करें। अगर हल्की नौयत की बीमारी है तो हम ये कहते हैं कि एलर्जी से बचें। जिस चीज की एलर्जी है उससे आप परहेज करें, तो उसमें तो फिर आपको इनहेलर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा है, सांस की तकलीफ है, नींद नहीं आती, आपको मैदा आपका खराब रहता है, तो उसके साथ इनहेलर के साथ आप जब भी इनहेलर यूज करेंगे तो मरीज में बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट आएगा, मरीज फौरन से ठीक हो जाएगा। और आदत का सवाल ही नहीं है। आदत देखें, इसमें तो कोई मसला भी नहीं है। इनहेलर है, आपने मुंह में रखना है, आपने 2 पफ सुबह लेने हैं, 2 पफ शाम को लेने हैं। इट्स अ मैटर ऑफ 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स लगते हैं इसमें जिससे ज्यादा तो लगते भी नहीं। सांस की प्रॉब्लम हो उस पफ ले सकते हैं, मुस्तकिल बुनियाद मुस्तकिल तो उसको लेना तो मुस्तकिल ही चाहिए। सुबह आप करें इस्तेमाल और शाम को करें, क्योंकि एक डिजीज के लिए जो है वो जरूरी है कि वो उसकी जो रिक्वायर्ड डोज है उसको मिले। वो डोज जब उसकी पूरी होती है, आमतौर पर 12-12 घंटे में उसकी डोज पूरी हो जाती है, तो 12-12 घंटे के लिए हम कहते हैं कि आप यूज करें। 12 घंटे तक उसका असर मौजूद रहता है, तो वो उसके साथ सांस की नाली खुली रहती है और मरीज बेहतर फील करता है। इसी तरह अगर इनहेलर आप यूज नहीं करते तो उसके नुकसान ज्यादा हैं। अगर आप इनहेलर यूज करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं कि पता नहीं ये क्या करता है। मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि इनहेलर के साथ आपको मसला क्या है? आदत का मसला है ना। आदत में क्या है, आप अगर मरीज एक ठीक रहता है तो उसको क्या मसला है कि वो इनहेलर यूज ना करे? वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाएगा, विजिट करेगा, फीसें भरेगा, टेस्ट करवाएगा, 100 मसले मसाइल उसके साथ बढ़ेंगे। लेकिन इनहेलर वो खुद यूज करता रहेगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। और इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिंपल यही है कि बाज़ का मुंह के अंदर जब आप यूज करते हैं तो ओरल कैंडिडियासिस है एक कॉमन, एक थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, लेकिन वो भी आप ओवर द काउंटर आप यूज कर रहे हो, बहुत अरसे से यूज कर रहे हो, तब वो चीज होती है और उसका भी इलाज है, वो भी फौरन ठीक हो जाती है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको खांसी होती है, उसके साथ बगलम आता है, कुछ को सिर्फ सांस का मसला होता है, इसमें थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, सांस बलगम बाज़ का इसलिए आती है कि बाज़ का इसे हम कहते हैं एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा, यानी कि एस्थमा का खराब होना। वो खराब होना किसी भी वजह से हो सकता है, ठंडे मौसम की वजह से हो सकता है, किसी भी एलर्जी की वजह से हो सकता है, या साथ में कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं इसके। अगर उस सूरत में हो तो उस सूरत में फिर हम एंटीबायोटिक साथ में ऐड कर देते हैं। जब आप एंटीबायोटिक पेशेंट यूज कर लेता है तो उसके साथ फौरन पेशेंट ठीक हो जाता है और साथ में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, बिल्कुल बेहतर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि खाली अकेला दमा हो। अकेला दमा तो आमतौर पर अकेला दमा ही होता है। हो सकता है कि उसके साथ निमोनिया भी हो, उसके साथ छाती की कोई भी इन्फेक्शन हो, एयरवे का कोई भी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो दोनों चीजें मैनेजेबल हैं और बड़े अच्छे तरीके से इंसान उसको मैनेज कर सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये मर्ज मुस्तकिल तौर पे कंट्रोल हो सकती है या ये
इसको कंट्रोल ही किया जा सकता है। ये खत्म नहीं इसको हो सकती आप जड़ कह से। दें कि मैं जड़ से खत्म हो जाए, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको जड़ से खत्म करे। इसमें कुछ नई अद्वियात जरूर आ रही हैं और उनका बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट है, लेकिन वो यही कहते हैं कि स्टेप वाइज अप्रोच है। सबसे पहले तो यही है, आप लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करवाते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करवाते हैं, ये सारी की सारी। फिर उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि नोयत बढ़ती जाती है मरीज की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डोज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। एक स्टेज पे आप कवर जरूर कर लेते हैं इसको, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसको जड़ से खत्म करने वाली बात बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हो सकती। जिनमें खत्म हो जाती है ये बीमारी, उनमें भी यही होता है कि वो अपनी एलर्जी से बचते हैं, ठीक है। माइल्ड नोयत की बीमारी होती है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज हो चुका हुआ है और सख्त नोयत की भी उसको बीमारी हो चुकी हुई है, तो उसके साथ फिर बड़ा मुश्किल है, उसको तो फिर परमानेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जैसे आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे और बड़े सिंपल अंदाज में दमा के हवाले से हमें आगाही दी। मैं जो दमा के मरीज इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको यही कहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने हिदायत दी हैं, जो एहतियात बताई हैं, उन पर अमल किया जाए ताकि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें। शुक्रिया।